हेलो लर्नर्स, हॉप लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आज का ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट, किसी भी सब्जेक्ट से आप अगर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, तो ये आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होगा। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट्स क्रैक यू जेआरएफ। इस बार हम लोगों को जेआरएफ एनी हाउ क्वालिफाई करना है, तो और इसी तरह का वीडियो और भी देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड एमसीक्यू यूजीसी नेट पेपर 1 का क्वेश्चन, जिसमें हम लोग पहला क्वेश्चन है, when the child is suffering from the severe impaired ability to read, then this type of disability is known as। एक बच्चा को क्या है, सीवियर इम्पायर्ड है, क्या है कि वो रीडिंग इम्पायरमेंट है, रीड करने में प्रॉब्लम होता है। तो ये जो डिसेबिलिटी है, इस डिसेबिलिटी को क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन डिसग्राफिया, सेकेंड ऑप्शन डिसकैलकुलिया, ऑप्शन सी डिसलेक्सिया एंड ऑप्शन डी सेरेब्रल पल्सी। आपको इसमें ये बताना है कि अगर एक बच्चा रीडिंग इम्पायरमेंट से प्रॉब्लम है, उसको रीडिंग डिसेबिलिटी है, तो उसके लिए क्या होगा ऑप्शन? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। आपने डिफरेंट डिफरेंट देखिए, इसमें डिफरेंट डिफरेंट है, तो बाकी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिए, अगर बच्चे को रीड करने में प्रॉब्लम हो रहा है, देन बच्चा को क्या किस तरह का दिक्कत है, उसको डिसलेक्सिया प्रॉब्लम है। पहला ऑप्शन को भी हम लोग देखते हैं। अगर पूछता कि डिसग्राफिया, देखिए ग्राफ वर्ड का मतलब होता है कि वैसे बच्चे जिसको लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, ग्राफ से याद रखिएगा, जिस बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम हो उस बच्चे डिसग्राफिया का प्रॉब्लम है। डिसकैलकुलिया, देखिए कैलकुलिया आपका यहाँ हिंट है, यानी जिस बच्चे को मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, उस उस तरह का डिसेबिलिटी होगा, तो डिसकैलकुलिया होगा। डिस उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट डी ऑप्शन में सेरेब्रल इम्पल्सी, ये न्यूरोलॉजिकल इम्पायरमेंट होगा, तो कहेंगे सेरेब्रल इम्पल्सी। बट हमारा क्वेश्चन था कि सीवियर इम्पायरमेंट एबिलिटी टू रीड, रीड करने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3 डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन है, माइंड मैपिंग एज अ मेथड ऑफ टीचिंग वाज डेवलप्ड बाय टोनी बुजान इन 1960। असर्शन कहता है कि माइंड मैपिंग एक टीचिंग मेथड के तौर पर सबसे पहली बार डेवलप किया गया है टोनी बुजान के जरिए 1960 में। दिस इज असर्शन एंड रीजन इज, a mind map is not a diagram for representing task, words, concept or item linked to and arranged around a central concept और सब्जेक्ट। माइंड मैप नहीं है, क्या नहीं है? एक डायग्राम नहीं है जिसके जरिए हम ना तो टेक्स्ट, वर्ड्स, कॉन्सेप्ट या आइटम को रिप्रेजेंट कर नहीं करते हैं इसके जरिए, या कोई कॉन्सेप्ट या सब्जेक्ट को किसी टेक्स्ट, वर्ड्स या डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट करने का तरीका नहीं है माइंड मैप, यानी कुछ और है, ये कह रहा हूँ। तो आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सही है, यानी इस तरह से आपको जवाब देना, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, यानी दोनों सही है, या बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट, दोनों इनकरेक्ट है, या असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज assertion is correct and reason is incorrect, यानी ये assertion सही है और reason incorrect है। यह ऑप्शन नंबर लास्ट है, assertion is incorrect and reason is correct। आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है। assertion में कह रहा है कि बुजान ने 1960 में माइंड मैपिंग को एज ए टीचिंग मेथड डेवलप किया है, और लास्ट में माइंड मैप एक नहीं है जिसके ये नहीं है, क्या नहीं है कि एक डायग्राम नहीं है जिसके जरिए ना
वर्ड्स कॉन्सेप्ट या किसी कॉन्सेप्ट या सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजों को किसी वर्ड्स को या डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट करने का तरीका नहीं है माइंड मैप। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा असर्शन तो सही है बट आपका रीजन गलत है। क्यों गलत है? अब देखिए ये डायरेक्टली आपका ये इंफॉर्मेशन है, अगर आपको याद था तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं था तो आज से आप याद कर लो। माइंड मैपिंग आपने सुना होगा है। माइंड मैपिंग एक इनोवेटिव टीचिंग मेथड है और इसको जो डेवलप किया था टोनी बुजान ने 1960 में डेवलप किया था। और उसके बाद रीजन करेक्ट होता, कब करेक्ट होता? अगर इसके जगह नोट नहीं होता, नोट की वजह से ये इनकरेक्ट हो गया। इसलिए ओनली असर्शन सही है और रीजन गलत है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि ये न्यू टेक्निक है, इनोवेटिव टेक्निक है। बच्चों को नेचुरल वे में सीखने के लिए हम डायग्राम के जरिए, जैसे कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट होता है तो उसको हम क्या करते हैं, एक अलग अलग तरीके से ट्री डायग्राम बना सकते हैं, या बीच में जैसे आपको टाइप्स ऑफ मैटर लिखना समझाना बच्चों को और उसका एग्जाम्पल, तो बीच में मैटर लिख दीजिए और एरो निकाल दीजिए, चारों तरफ से उसके मैटर के टाइप्स लिख दीजिए, फिर एरो निकाल दीजिए। इस तरह से आप डिफरेंट तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नॉन लीनियर वे में डायग्राम बनाकर एक कॉन्सेप्ट को नेचुरल वे में आसानी से बच्चों को एकदम कॉम्प्रिहेंसिव वे में आप समझा सकते हैं। तो इसी इसमें नॉट लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई रीजन इज इनकरेक्ट बट असर्शन इज करेक्ट। याद रखिएगा, माइंड मैपिंग को टोनी बुजान ने 1960 में एक टीचिंग मेथड की तरह डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए इस तरह से है, द डिडक्टिव अप्रोच इन टीचिंग इंक्लूड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर? टीचिंग में जो डिडक्टिव अप्रोच का यूज किया जाता है उसको इसमें से कौन सा फैक्टर इंफ्लुएंस करेगा? फैक्टर है डायरेक्ट एंड कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी कॉन्सेप्ट अटेनमेंट ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, यानी दोनों फैक्टर है इसका, एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। आपको आइडेंटिफाई करना है कि डिडक्टिव अप्रोच जो टीचिंग में पढ़ाया जाता है उसमें क्या इंक्लूड है, कौन सा फैक्टर है। डायरेक्ट एंड कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन किया जाता है, उसके जरिए डायरेक्ट प्रेजेंटेशन किया जाता है, या कॉन्सेप्ट अटेनमेंट होता है उसके जरिए कॉन्सेप्ट बनाया जाता है, कि दोनों होता है, कि नन ऑफ द अबव, है ना। यू हैव टू आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपने दो मेथड आपने सुना होगा, एक इंडक्टिव मेथड, एक डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, टीचर कोई जनरल कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं और डायरेक्ट उसका प्रेजेंटेशन होता है। जबकि इंडक्टिव में तो डिडक्टिव का और एक कैरेक्टरिस्टिक जान लीजिए, इसको हमेशा जनरल से स्पेसिफिक की तरफ बढ़ते हैं, यानी थ्योरी से एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। और डिडक्टिव अप्रोच ये टीचर सेंटर्ड, एक तरह से आप कह सकते हैं टीचर सेंटर्ड होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने जो इंफॉर्मेशन या कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट प्रेजेंट करते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। जबकि इंडक्टिव में एग्जाम्पल से स्टार्ट किया जाता है, एग्जाम्पल से यूनिफॉर्मिटी देखकर कुछ कॉन्सेप्ट या थ्योरी को खोज की जाती है, या इस तरह से टीचिंग किया जाता है, एग्जाम्पल से हम थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक तो इंडक्टिव का हो गया। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट एंड कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड लर्नर इन्वायरमेंट गुड लर्निंग इन्वायरमेंट कैन इंक्लूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स? एक गुड लर्निंग एनवायरनमेंट में इसमें से क्या होना चाहिए? रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, या फेमिलियर कल्चर होना चाहिए, या गुड फिजिकल इन्वायरमेंट होना चाहिए, या ऑल ऑफ देम, दैट मीन्स ये तीनों होना चाहिए। आपको आंसर करना है एक गुड लर्निंग इन्वायरमेंट में
इसमें से क्या होना चाहिए? पहला, रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट एंड फेमिलियर कल्चर, गुड फिजिकल इन्वायरमेंट, या ऑल ऑफ देम, इसमें से सभी, है ना? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए क्यों होगा। सबसे पहला जो इसमें कहा गया है कि एक रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट होना जरूरी है। रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग है कि बच्चे का प्रीवियस नॉलेज है उसका भी बहुत ज्यादा टीचिंग में इम्पोर्टेंट होता है। साथ ही साथ उसका नॉलेज जो हो उसके लाइफ से क्या होगा, रियल लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए। वैसे भी टीचिंग को अगर मीनिंगफुल बनाने के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहता है कि चीजों को आप क्या कर, टीचर की जिम्मेदारी है कि कोई चीज पढ़े तो उसके रियल लाइफ से जोड़कर पढ़ाए। तो ये कॉन्टेक्स्ट, रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट में होना बहुत क्या जरूरी होता है। और साथ ही साथ बच्चे का पास्ट एक्सपीरियंस जो होता है वो भी जरूरी होता है। उसके बाद जो अगला है, इमो फेमिलियर कल्चर भी जरूरी है। एक फेमिलियर कल्चर में होना चाहिए। लर्निंग हमेशा कल्चरली अप्रोप्रिएट होना चाहिए। और गुड फिजिकल इन्वायरमेंट, क्योंकि फिजिकल इन्वायरमेंट से मुराद यहाँ क्या क्या हो सकता है? फिजिकल इन्वायरमेंट में क्लासरूम इन्वायरमेंट हो सकता है। साउंड और बेहतर क्लासरूम इन्वायरमेंट जरूरी होता है। उसमें लाइट प्रॉपर हो, उसमें टीचिंग एड्स का इस्तेमाल किया गया हो, बैठने के लिए स्पेस सही हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। तो इस तरह से अगर गुड लर्निंग एनवायरनमेंट आप बनाना चाहते हो तो इसके लिए आपको ये तीनों की जरूरत पड़ेगी। रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट जिसमें पास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, या चीजों को हम रियल लाइफ से जोड़ कर पढ़ाएं, फेमिलियर कल्चर होना चाहिए, और गुड फिजिकल इन्वायरमेंट होना चाहिए। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट टीचिंग? इसमें से कौन सा फैक्टर टीचिंग को अफेक्ट करता है? तो इसमें आप देखिए, चूज द करेक्ट कोड टू इंडिकेट योर आंसर। टीचिंग को अफेक्ट करने वाली इस तरह का ऑप्शन है। तो सबसे पहला टीचिंग को अफेक्ट करने वाली, इसको माइंड में सेट रखिए। पहला, टीचर्स इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। टीचर का इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल यानी खुद पर कंट्रोल, खुद पर बिलीव, है ना। लर्नर मोटिवेशन, लर्नर का मोटिवेशन बना रहे हैं। टीचर बायोग्राफिकल डेटा, टीचर का बायोग्राफिकल डेटा यानी वो कौन है, कहाँ से आया है, किस कम्युनिटी से, तो इस तरह का चीज है। टीचर्स सेल्फ इफिकेसी, सेल्फ इफिकेसी भी एक तरह से खुद पर बिलीव करना कि हम आई कैन डू और आई कैन सक्सेस, इस तरह की चीजें हैं। लर्नर्स इंटरेस्ट इन को करिकुलर एक्टिविटीज, लर्नर का को करिकुलर एक्टिविटीज में इंटरेस्ट होना। टीचर्स स्किल इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, टीचर के पास ये स्किल होना चाहिए कि मैनेज करे और मॉनिटर करे। टीचर्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, टीचर का जो सब्जेक्ट वो टीच कर रहा है उस पर उसको नॉलेज होना चाहिए, और साथ ही साथ उसको कुछ जनरल नॉलेज भी होना चाहिए। सिर्फ स्पेसिफिक नॉलेज नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी होनी चाहिए। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन से फिर से देखते हैं, टीचर्स इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। देखिए टीचर्स इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, टीचर का अंदर से सही होना चाहिए। मान लीजिए उसको कोई प्रॉब्लम होगा इंटरनली, कोई दिक्कत होगा तो वो क्या होगा, बेहतर टीचिंग नहीं कर पाएगा। अगर सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं होगा, या किसी भी तरह का मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है, या कोई तो इस तरह का, तो ये ऑब्वियसली टीचिंग को अफेक्ट करेगा। यानी ऑप्शन, एक ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर ए, इसको मैं आई कर देता हूँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट है लर्नर मोटिवेशन। लर्नर का मोटिवेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे जब मोटिवेटेड नहीं होंगे तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। तो लर्नर का मोटिवेशन जरूरी है। अभी तक हमको दो ऑप्शन मिल गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं, टीचर्स बायोग्राफिकल डेटा। बायोग्राफिकल डेटा ऑब्वियसली इससे टीचिंग का कोई रिलेटेड नहीं है। टीचर अगर सेल्फ मोटिवेटेड है तो उसका बायोग्राफिकल डेटा मायने नहीं रखता।
उसका बाद टीचर सेल्फ इफिकेसी, ये जरूर मायने रखता है, क्योंकि टीचर का सेल्फ इफिकेसी नहीं होगा, खुद पर उसको बिलीव नहीं होगा, उसका एक सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होगा कि हमारा टीचिंग के बाद एक बेहतर आउटकम आएगा, तो कहीं ना कहीं ये दैट्स व्हाई टीचर सेल्फ एफिकेसी इज आल्सो अफेक्ट द टीचिंग। एंड नेक्स्ट देखते हैं लर्नर्स इंटरेस्ट इन को करिकुलर एक्टिविटी। अब को करिकुलर एक्टिविटी में इंटरेस्ट हो तो उसका टीचिंग में कोई इम्पैक्ट होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। टीचिंग अलग जगह है, को करिकुलर एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, बस उसकी जगह अलग है। उसके बाद टीचर्स स्किल इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग। टीचर के पास स्किल होना चाहिए कि उसको क्लास को मैनेज कर पाए, मॉनिटर कर पाए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो टीचर के पास कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन वो सही से ऑर्गेनाइज वे में ना प्रेजेंट कर पा रहा है, ना सही तरीके से मॉनिटर कर पा रहा है, तो दिस विल प्रॉब्लम है ना, ये हिंड्रेंस पैदा करेगा। और लास्ट ऑप्शन देखिए टीचर्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज। ये तो बहुत जरूरी है। टीचर जो पढ़ा रहा है उसको सब्जेक्ट का नॉलेज ही सही नहीं होगा, वो कॉन्फिडेंट नहीं होगा, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं बेस्ट टीचिंग नहीं कर पाएगा। इसीलिए टीचर के पास क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट का पूरी तरह से बोलते हैं ना एनफ नॉलेज होना चाहिए। इस तरह से हम लोग का कौन सा मिला, 1 2 4 7 और 6, 1 2 4 6 7, यही मिला ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से हम लोग इसको सन लगा देते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूंगा, जिसमें आप लोगों को यूजीसी नेट का पेपर 1 पेपर 2 सारे का मैं कंटेंट का भी टॉपिक वाइज ला रहा हूँ, साथ ही साथ आपको एमसीक्यू भी का क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ ला रहा हूँ। तो आप लर्निंग एकेडमी के साथ बने रहिए, और प्लीज अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।